हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लासेस विथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स नोट। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो 12वीं पूरक परीक्षा का टाइम टेबल अभी आ चुका है। जल्द ही आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ऐसे में आप लोग अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री या इंग्लिश में सप्लीमेंट्री आए हैं तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है और अधिक से अधिक नंबर लेके पास होना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कैसे हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश में अच्छे नंबर आए, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ फिजिक्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन का संग्रह जो आपको अच्छे से अच्छा नंबर दिला के जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, प्रकृति में मूल आवेश किसे माना गया है। ठीक है दोस्तों, प्रकृति में मूल आवेश किसको माना गया है? इलेक्ट्रॉन को। आप लोग जानते हैं उसको अच्छे से। ठीक है, दूसरा देखते हैं प्रश्न दूसरा, एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा कितनी बार बदलती है? तो कितनी बार बदलती है? 2 बार। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक तीसरा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो इसकी जो परिभाषा यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। प्रश्न चौथा देखते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी जो घटना होती है वो अपरिवर्तित होती है। ठीक है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो जिसकी आवृत्ति होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ये क्या होती है? हमेशा अपरिवर्तनशील रहती है या परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पाँचवा है हमारे पास, एक शुद्ध अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था इसका ट्रिक कि जब हम लोग पी प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं? त्रिसंयोजी परमाणुओं की अशुद्धि, तो वो पी प्रकार के सेमीकंडक्टर या अर्धचालक में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक छठवां, निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको तीन धारिता वाले कैपेसिटर दिए हुए हैं। सबकी जो धारिता है वो है 2 म्यू एफ अब 2 म्यू एफ। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? अब कंबाइन कर देंगे। तो फाइनली इसका जो आंसर मिलेगा हमें मिलेगा 6 म्यू एफ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं, थर्मिस्टर क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। तो ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसी संयोजी युक्ति जिसका प्रतिरोधकता ताप में परिवर्तन होने पर तेजी से परिवर्तित होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मिस्टर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां है, जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में कार को चालू करना आसान होता है, क्यों? तो हम लोग जानते हैं जो गर्मी के दिन में जो कार का जो इंजन होता है या बैटरी होता है वो क्या होता है? ज़्यादा गर्म होता है। जबकि ठंडी दिनों में क्या होता है? वो ठंडा होता है, जिस कारण से उसको चालू करना थोड़ा सा कष्टदायक होता है या जल्दी से चालू नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 9वां, चंद्रमा तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है, मेन रीजन इसका है दूरी। जो वस्तु पास में होता है वो हमको बड़े दिखाई देते हैं और जो वस्तु दूर होते हैं वो हमको छोटे दिखाई देते हैं। तो होता क्या है, जो चंद्रमा है तारों की अपेक्षा हमसे काफ़ी नज़दीक है ना, पृथ्वी से हमसे काफ़ी नज़दीक है ना, पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है, जबकि तारे बहुत दूर है। इस कारण से चंद्रमा तारों से बड़े दिखाई देते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है, वाहक तरंगे क्या है? प्रसारण के लिए अधिक आवृत्ति की वाहक तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो वाहक तरंगे, जैसे कि हम लोगों का वाहन मतलब गाड़ी क्या काम करता है? लाने और ले जाने का, है ना। तो उसी प्रकार जो वाहक तरंगे होती हैं वो भी क्या करती हैं? जो सिग्नल्स होते हैं या जो तरंग होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाहक तरंगे। प्रश्न क्रमांक 11वां देखते हैं यहाँ पर। देखिए प्रश्न क्रमांक 11, विभिन्न चालकों के बीच विद्युत धारा के वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ के नियम को लिखिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो क्लास चल रहा था तब बताया था कि किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। प्रथम नियम को हम लोग धारा का नियम कहते हैं और द्वितीय नियम को लूप का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नियम को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसका अच्छे से आंसर भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के लिए लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए या व्यंजक उसके लिए ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ नीचे मिलेगा, देखते हैं। या फिर अथवा का क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या है? यह किस अवस्था में न्यूनतम और किस अवस्था में अधिकतम होता है, इसका मान लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लॉरेंज बल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं?
लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे कि हम लोगों का मान लेते हैं, सपोज करो हमारे पास क्या है, एक चुंबक है, ये चुंबक है, ठीक है। तो इस चुंबक का कोई क्या होगा, पर्टिकुलर एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे कि यहाँ तक हम लोग क्या मान सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जो भी जितना भी बल कार्य करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहे तो उस पर बल नहीं लगता, अर्थात बल युग्म न्यूनतम होता है। सॉरी, ये क्या है, उसका डिफिनेशन था। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं, लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इसको भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था, लेंज का नियम किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 14 है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके गुण लिखिए। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं EMR, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EMR। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एम का मतलब होता है मैग्नेटिक, और आर का मतलब होता है रेडिएशन, ये है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वे तरंगे जो क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत एक ही दिशा में गतिमान होते हैं, उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सपोज करो, ये हम लोगों का एक क्या है, एरिया है पर्टिकुलर। तो अगर विद्युत तरंगे इस प्रकार जा रही हैं, तो जो हमारा चुंबकीय तरंग चुंबकीय तरंग होगा वो नीचे से ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक इधर से जा रहा है तो दूसरा इधर से जा रहा है, मतलब दोनों दूसरे क्या हो रहे हैं, लंबवत दोलन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो तरंगे होंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देखो यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 15 है, हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। 15 देखते हैं, 16 देखते हैं, प्रकाशित तंतु क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे प्रकाशित तंतु क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से हम लोग प्रकाश को बिना क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेढ़ी मेढ़ी रास्ते के या टेढ़ी मेढ़ी मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 18, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 3 अभिकृतियाँ लिखिए। तो मैंने आपको इसको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पढ़ाया था कि रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल है उसमें क्या बोला गया है, जो परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। आप लोगों को मैंने डायग्राम से बताया था ऐसे, जैसे कि हम लोगों का ये परमाणु हो गया, तो इस परमाणु का जो बहुत सबसे छोटा भाग होगा जो केंद्र में होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 माइक्रोन होता है, परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, ठीक। इस प्रकार बहुत सारे गुण यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 19 देखिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आप लोग जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन हम लोग देखें तो नाभिकीय विखंडन में जो भारी न्यूक्लियस नाभिक होता है, ठीक है, जो हमारे पास भारी नाभिक होते हैं वो क्या होते हैं, 2 हल्के नाभिक में टूट जाता है। जैसे कि हमारे पास समझो ये क्या है, एक बड़ा सा नाभिक है, ये क्या होगा, 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। उसी प्रकार जो नाभिकीय संलयन में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। इसमें जो 2 छोटे छोटे नाभिक होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे और एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न क्रमांक 20, यहाँ पर ये गेट के बारे में आया है, हम लोग लॉजिक गेट जो पढ़े थे उसका क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं उसको, है ना। नन गेट क्या है, इसके लिए बुलिकन सिंबल और सत्य सारणी यहाँ पर लिखना है हमको। प्रश्न क्रमांक 21 है, दिष्टकरण क्या है, अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन सदी डायोड का उपयोग निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है, उसमें जो प्रयुक्त उपकरण है उसके नाम लिखने हैं, है ना। उसके बाद अर्धतरंग दिष्टकारी की जो कार्यविधि है उसको हमको यहाँ पर लिखना है। तो अब इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ पर आंसर इसका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रश्न क्रमांक 22, संचार व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं, इसके मुख्य अवयव को समझाइए, ब्लॉक आरेख बनाइए, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से हम लोग संचार व्यवस्था तंत्र को समझ सकते हैं।
तो देखो, जब भी हमारे पास सिग्नल होते हैं, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सूचना स्रोत से सूचना इकट्ठी किए, है ना। जैसे कि हमारा सूचना स्रोत क्या हो जाएगा, हमारा जो बुक है, जो गाइड है, वो हो जाएगा। फिर मैंने उसको क्या किया, प्रेषित किया, भेजा, है ना। फिर हम लोगों ने इसको चैनल में अपलोड किए। फिर वो क्या हो रहा है, आप तक पहुंच रहा है। आप तक पहुंचने के बाद क्या कर रहे हो, उसको आप लोग उपयोग कर रहे हो या देख रहे हो। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग, सूचना तंत्र या संचार तंत्र के माध्यम से एक सूचना को तंत्र के माध्यम से एक सूचना को दूसरे सूचना तक, या हम लोग प्रेषित से अभिग्राहित तक सूचना को भेजते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है, ये आप लोगों का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होता है इंग्लिश टाइप से, इसमें भी हम लोग जिसको अपठित गद्यांश बोलते हैं ना हिंदी में, उसी प्रकार का जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को लिखित में आप लोग ले सकते हो, जो क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। इसमें नाम को चेंज कर सकते हैं, या प्रत्ययवाची धारा या कोई दिष्ट धारा या कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। जो प्रश्न क्रमांक 23 है वो आप लोगों के हाथ में है। आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं, गॉस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। यहाँ से आपका शुरू होता है मैथमेटिकल पोर्शन। सबसे ज़्यादा जो मैथमेटिक्स है फिजिक्स का, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो जो गॉस प्रमेय है उसको हम लोग यहाँ पर लिखना है। गॉस प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। इसको मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया भी होगा। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24 का अथवा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम न रखा जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है आपको हाल ही में देखने को मिला था वार्षिक पेपर में, तो इसको आप लोग थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में आप लोग क्या करना है, जो परावैद्युत माध्यम अगर हम लोग नहीं रख रहे हैं तब धारिता कैसी होगी, या किस प्रकार हम लोग धारिता को कन्वर्ट करेंगे या उसका मान निकालेंगे, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इतने जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू।